चलो लेट्स स्टार्ट। तो जो नहीं किए उसको तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करें। चलो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा उल्टा बना देते हैं, परेशान नहीं होना। हॉलो कौन है पहले, क्या है ये? इधर एक्स ले लें, इधर वाई ले लें। बताओ इसका सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे होगा, एक्स और जेड तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, है ना? एक्स और जेड नहीं होगा। अरे सिमेट्रिकल दिख रहा है ना, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे सेंटर ऑफ मास होता है, ये तो कई बार चर्चा कर चुके हैं। अच्छा क्या करते हैं हम कि ये मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं? x, या ऐसा कर लो ना, यहां मान लेते हैं y पे जाके एक dy का एलिमेंट कंसीडर करो। कितने का? dy। ठीक है, y पे जाके dy का एलिमेंट कंसीडर करो, ये एंगल मान लो थीटा। थीटा क्या है? सेमी वर्टिकल एंगल। अरे है ना? अच्छा यहां पे जो छोटा सा यहां से y गया ना, तो ये दूरी कितना हो जाएगा? ये दूरी, अरे ये दूरी मान लो स्मॉल r, तो r बाय वाई इक्वल टू टेन थीटा, तो r बराबर y टेन थीटा होगा। अरे होगा। अच्छा इसको बोलते हैं हम x। क्या बोलते हैं? x बोल सकते हैं। तो y बाय एक्स बराबर क्या होगा? y बाय एक्स कॉस थीटा, तो x बराबर y सेक थीटा। अरे होगा। अच्छा यहां पे इस स्ट्रिप का थिकनेस dy होगा कि dx होगा? ये x है, ये क्या है? x, तो ये छोटा सा थिकनेस क्या हो जाएगा? dx। ये जो रिंग बनेगा, ये रिंग बनेगा, पूरा को अगर घुमाओगे तो ये क्या बनेगा? रिंग बनेगा। जिस रिंग का थिकनेस कितना होगा, dy की dx? जल्दी से बताओ। dy ये है और dx ये है। dx रटना मत, है ना? क्यों? क्योंकि हर छोटा एलिमेंट सेम नहीं होता है। ये dy है और ये dx है। ये यहां से भी खींचोगे ना, तो ये dy है और ये dx है ना? तो इसमें मास तो सबका सब सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना? तो कौन सा विड्थ लोगे? ये वाला। अरे लोगे। अच्छा यहां सरफेस मास डेंसिटी क्या डिफाइन कर सकते हैं? सिग्मा। चल अच्छा x अगर आ गया तो dx भी आ गया। देखो एक बार डिफरेंशिएट कर दो, तो dx बराबर dy सेक थीटा। ये क्या किए? एक बार डिफरेंशिएट कर दिए। सेक थीटा का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, रीजन बीइंग की थीटा कांस्टेंट है। कोण के लिए थीटा कांस्टेंट है, थीटा वेरी नहीं कर रहा। समझ में आया? हर चीज का लॉजिक पता होना चाहिए। और थीटा कांस्टेंट है इस केस में। चल कोई दिक्कत? पक्का? चल इस छोटे से रिंग का छोटा सा एरिया क्या होगा? टू पाई आर इंटू डी एक्स। आर का वैल्यू क्या है? वाई टेन थीटा, तो डी हो गया टू पाई वाई टेन थीटा, और dx को क्या लिख सकते हैं? dy सेक थीटा। देखना कुछ गड़बड़ ना करें, ये r बाय वाई टेन थीटा सही है। चलो तो dm क्या हो जाएगा? सिग्मा टू पाई टेन थीटा
इंटू सेक थीटा, इसको बाहर रखें, अरे 2 पाई टेन थीटा इंटू सेक थीटा को बाहर रख लें, कांस्टेंट है ना, तो बचेगा y dy, ठीक है, y dy। देखते जाना, थोड़ा सा भी कैलकुलेशन मिस्टेक होगा सब गड़बड़ हो जाए। ये तो dm हो गया। अच्छा, इस dm को इसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर सकते हो? इस dm का सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y, अरे रिंग है ना, तो रिंग का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होता है ना, तो इसको पूरे रिंग को रिप्लेस कर दो इसके सेंटर ऑफ मास से, तो YCM क्या निकालेंगे? सीधा सीधा YCM बराबर YDM का इंटीग्रेशन। अरे करोगे, YDM का इंटीग्रेशन करोगे तो ये सारा टर्म रहेगा, इसमें y स्क्वायर हो जाएगा। इस पूरे टर्म को कुछ नाम दे दें क्या? बाद में सॉल्व कर लेंगे इसको, अरे है ना, KY स्क्वायर y से मल्टीप्लाई किए हैं dy, अरे होगा डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dm KY dy। y का वैल्यू कहां से कहां लोगे तो पूरा कोण कवर हो जाएगा, 0 से h, जीरो से h, पता नहीं सर, ठीक, के काट सकते हैं, कांस्टेंट है, ये हो जाएगा वाई क्यू बाय 3, तो ये हो जाएगा एच क्यू बाय 3 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाय 2, तो ये बचेगा 2 बाय 3 एच, यानी टॉप से सेंटर मास कितना नीचे होगा? 2 बाय 3 एच पे, कितने पे होगा? 2 बाय 3 एच पे, यानी बेस से कितना ऊपर होगा? h बाय 3 पे। अगर ऐसे सोच रहे हो तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन एक्सिस पे थोड़े डिपेंड करता है। यहां से 2h बाय 3 है तो बेस से कितना है? h बाय 3। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? कुछ नहीं समझ में, कोई दिक्कत? पक्का? लिमिट समझ में नहीं आया? अरे y इस एक्सिस पे ले रहा है ना, तो पूरा कोण के लिए y कहां से कहां, कोण का हाइट क्या है? h, खत्म। अब इसी सवाल को हम एक लाइन में सॉल्व करें, ये तो ठीक है, ये आना चाहिए, ऑब्वियसली आना चाहिए, हम सॉल्व करें एक लाइन, बिल्कुल ध्यान से सुनो। ये क्या है? कोण, इसमें एक ट्रायंगुलर स्ट्रिप ले रहे हैं, पतला सा छोटा सा ट्रायंगल, बिल्कुल ध्यान से सुनना, एकदम पतला सा छोटा सा प्यारा सा ट्रायंगल, जिसका मास क्या है? dm, जिसका मास क्या है? dm। ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है? 1/3 पे, अरे होता है 1/3 पे होता है, यहां से 1/3 पे होता है, तो सबका 1/3 पे होगा, तो हर स्ट्रिप का मास उसी रिंग पे मान लोगे? हर स्ट्रिप का मास उसी रिंग पे मान लोगे? इसका मास यहां, इसका मास यहां, इसका मास यहां, तो बेसिकली m मास का एक रिंग मिलेगा, मिलेगा? हे भगवान, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बॉडी कैन बी रिप्लेस्ड बाय इट्स सेंटर ऑफ मास। इस पूरे ट्राइंगल को एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर दिए, उसी तरह हर पतले पतले स्ट्रिप को एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर देंगे तो सबका सब एक सर्कल पे आ जाएगा। अरे आएगा, ऐसा कौन है ना, इसका मास यहां, इसका मास यहां, इसका मास यहां, तो सबका सब आ जाएगा, तो उस रिंग का टोटल मास क्या हो जाएगा? m, जो कोन का मास है, और वो कितना ऊपर है? h बाई 3, और h बाई 3 ऊपर है, और रिंग का सेंटर मास कहां लाई करता है? रिंग के सेंटर पे, तो यहां से h बाई 3 ऊपर एक्सिस पे, खत्म। हम तो एक लाइन भी नहीं लिखेंगे, नहीं समझ में? लिखिए क्या, पतला पतला ट्रायंगुलर स्ट्रिप में काट लेंगे, और ट्रायंगल के लिए बताया ना सेंट्रॉइड पे होता है, तो सेंट्रॉइड यहां से कितना नीचे होता है? 2h बाई 3, तो यहां से कितना होता है? h बाई 3, याद आ रहा है?
बस वही फंडा लगाना, तो सब h/3 हाइट पे एक रिंग बन जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ चला जाएगा? h/3 हाइट पे, खत्म। अब इसमें एक होशियार बच्चा क्या सवाल पूछता था पता है कि सर यहां से 1/3 पे है ना, तो यहां सेंटर से 1/3 पे कैसे होगा? तो सिमिलर ट्रायंगल नाम का कोई चीज होता है, लगा लेना। नहीं समझ में? अब ये L होता है स्लांट हाइट, है ना? तो ट्रायंगल तो हम स्लांट हाइट पे बनाया ना, तो इसके 2/3 पे होगा ना, तो हम ये कैसे बोल रहे हैं कि इसके भी 2/3 पे होगा सिमिलर ट्रायंगल से? छोड़ो, आप लोग ऐसे ही कर लो मस्त। नहीं बता देते हैं, ऐसे मत देखो। यहां से एक ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ करो, ये सेंटर वाला लाइन है, ये रेडियस है, ये स्लांट हाइट है, H L R, कोई दिक्कत? तो ये अगर 12/3 है तो ये 2h/3 हो जाता है। अब समझ में आया? सिमिलैरिटी पढ़े हो? तो ये लेंथ, ये अगर ट्रायंगल है तो ये इसके सिमिलर है ना? हाँ, तो ये अगर इसका 1/3 है या 2/3 है तो ये रेशियो भी सेम होगा। तो वही रेशियो यहां स्लैंट हाइट पे हम सॉल्व कर लिए, लेकिन वही रेशियो यहां पे भी आ जाएगा। वो उनको काट देना, समझ में आ जाएगा, ट्रायंगल दिखेगा। हाँ ठीक है, चलो इसके बाद सॉलिड कोन करते हैं, जल्दी से इसको लिखो जल्दी से। तो देखो इतना कैलकुलेशन के जगह पे एक लाइन में आंसर आया, अरे एक लाइन में आंसर आया, तो लिखो जल्दी से। देखो एलिमेंट लेने का बेसिक फंडा ऐसे सोचो, देखो एक बेसिक आइडिया बता रहे हैं, एलिमेंट लेने का क्या होता है बेसिक फंडा? वो ये होता है कि जो शेप आपको दिया हुआ है उसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो जिसकी कुछ जानकारी आपके पास है। जैसे डिस्क को हम रिंग में बांट दिए, है ना? क्यों? क्योंकि रिंग का सेंटर ऑफ मास हमको पता होता है ना। तो वो जो छोटा छोटा एलिमेंटल रिंग आएगा हम उसको उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर देंगे, तो मस्त काम हो जाएगा। अरे है कि नहीं? अच्छा, साथ में ये भी देखना होता है। अब बोलोगे कि सर उसको पतले पतले रिबन में भी तो काट सकते, बिल्कुल काट सकते, लेकिन फिर उस पतले पतले रिबन का सेंटर ऑफ मास लिखना और उसका लेंथ लिखना थोड़ा सा टफ काम हो जाएगा। अरे ये देखो, थोड़ा सा हम आइडिया दे रहे हैं, ये डिस्क ले लिए, ठीक है? क्या है ये? डिस्क है। डिस्क मतलब इस पे भी मास है। हम किसका सेंटर ऑफ मास जानते थे? तो हम जानते थे कि एक रिंग का सेंटर ऑफ मास होता है कितना ऊपर होता है? 2r/π पे। और हमको लग रहा है कि इसको भी पतले पतले रिंग में बांटा जा सकता है ना? अरे छोटा छोटा रिंग अगर ले ले, पतला सा छोटा छोटा थिकनेस का, अरे है ना, थिकनेस बहुत कम है, तो मेरे लिए तो ये रिंग ही हो जाएगा। इसका सेंटर मास हमको पता है ना? तो हर छोटे रिंग को उसके सेंटर मास से रिप्लेस कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल का आ जाएगा। फिर आपके दिमाग में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए कि सर इसको ऐसे भी तो काट सकते हैं, अरे ऐसे भी तो काट सकते हैं, ठीक है काट दो। ये भी पता है कि इस स्ट्रिप का सेंटर मास कहां पे आएगा? उसके बीच में आएगा। इस हिसाब से देखो तो सबका सेंटर मास बीच में आएगा, तो होगा तो इसी लाइन पे सेंटर मास, वो तो पहले से भी पता है हमको। लेकिन ये स्ट्रिप का लेंथ वेरी कर रहा है। अब इसका वेरिएशन अगर आप निकाल पाते हो इंटीग्रेशन के थ्रू तो निकाल सकते हो। हाँ, यहां से थीटा एंगल पे चले जाएंगे, कितने पे? थीटा पे, है ना? फिर एक छोटा सा एलिमेंट काट लेंगे, उस हिसाब से कर सकते हो तो करो, है ना? यहां पे रिंग वाला काम आसान है ना? r दूरी पे जाके dr का रिंग ले लिए, मस्त बन गया रिंग। तो ये बेसिकली आप सोचो एलिमेंट लेने में कि वैसे छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना। आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो ये एलिमेंट भी बहुत आसान है। जैसे 2 वेरिएबल में लेंगे ना, x और y, तो ये भी बहुत आसान हो जाता है, ठीक है? लेकिन अभी तो आप 2 वेरिएबल में नहीं सॉल्व करते हो, आपका इंटीग्रेशन हमेशा एक वेरिएबल में होता है, और होता है ना? जैसे इसमें वेरिएबल लास्ट में थीटा बच गया था, बाकी सबको कन्वर्ट कर दी। आगे जब आप पढ़ोगे हायर क्लास में तो डबल वेरिएबल में भी सॉल्व होता है, डबल इंटीग्रेशन उसको बोलते हैं। तो उससे इस पे छोटा छोटा एलिमेंट कहीं मान लो dx dy,
ये dx होता है, ये dy होता है, इसका छोटा सा एरिया dA बराबर होता है dx dy, उससे भी सॉल्व होता है ना, बट वो अभी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो हम हमेशा ऐसे छोटे एलिमेंट में तोड़ने की कोशिश करेंगे जिसकी कुछ जानकारी है मेरे पास, जिसका हम मास निकाल पाए, जिसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हमारे पास हो, है कि नहीं। तो हम हमेशा वैसे ही एलिमेंट्स में तोड़ने की कोशिश करेंगे, ये नहीं कि कुछ में तोड़ दो। ऐसा नहीं है कि ये रिंग में ही टूटेगा, ये ऐसे ऐसे पतले पतले स्लैब में भी टूटेगा, है कि नहीं, समझ में आया। सॉलिड में छोटा सा वॉल्यूम लेना पड़ेगा और होलो में पतला सरफेस लेना पड़ेगा। क्यों क्यों क्योंकि होलो में मास किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया पे, और सॉलिड में मास कहां डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वॉल्यूम में, थ्रू आउट वॉल्यूम में, है ना, ये डिफरेंस है कि नहीं। रोना नहीं है, परेशान नहीं होना, 2-4 सवाल करोगे, जो किया हुआ उसको फिर से करोगे, हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम आप लाइफ में एलिमेंट ले रहे हो, समझ में आ रहा है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। ये तो कैसे लगता है रो देगा, कोई बात नहीं, हम बताते हैं ना। अभी कोन को अगर हॉलो कोन है तो कहां मास है, अरे जोकर का टोपी है तो कहां मास है, सरफेस पे। तो क्यों ना सरफेस पे रिंग ले लें, पतला सा रिंग का तो हम जानते हैं कि उसका सेंटर पे होगा, है ना, तो इसलिए हम कोन में क्या के लिए रिंग ले लिए। और जो सॉलिड कोन आएगा उसको सोचना, सॉलिड कोन में अगर रिंग लोगे तो बीच वाला पार्ट बच जाएगा, है ना। तो डिस्क ले लेंगे, सबसे अच्छा एग्जांपल सॉलिड कोन का गाजर देखे हो, गाजर ऐसे ही कुछ होता, उसको ऐसे काटो तो कैसे स्लाइस निकल के आता, गोल 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 गोल। अरे गाजर थोड़ा सही शेप का, है ना, और ऐसे काटते हो तो इलिप्टिकल आता, वो अलग बात है। जब कोन है, असल में आप जो पढ़ते हो ना मैथ्स में पढ़ोगे, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल, सबका सब कोन से निकलता, इसलिए इसको नाम ही देते हैं कोनिक सेक्शन, है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बस ये डिपेंड करता है कि आप कोन को कैसे काट रहे हो। कोन को अगर बेस के पैरेलल काट दो तो क्या बन जाएगा, सर्कल, है ना। उसको किसी एंगल पे ऐसे काट दो तो इलिप्स, है कि नहीं। उसके बाद वर्टेक्स के पैरेलल काट दो तो, चलो मैथ वाले सर पढ़ा दें, ये ऐसा समझ में। तो रोना नहीं है, रोने से कुछ नहीं होगा, धीरे 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 धीरे, है कि नहीं। तो देखो सॉलिड कोन, उल्टा ही लेते हैं, अगेन सिमेट्री से बताते हैं, सेंटर ऑफ मास तो इसी लाइन पे होगा, अरे होगा, अरे होगा, अच्छा यहां से y दूरी पे चले जा और पतला सा dy का एलिमेंट काट लो, अरे है ना। ये है क्या पता, ये डिस्क है जिसका थिकनेस कितना है, अच्छा इसका थिकनेस dy लें कि dx लें, हाँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पोर्शन में क्या है, dy, सिर्फ एजेज पे जाके वो ऐसे, अरे है ना। और अगर dy लेंगे तो कुछ एरिया छूटेगा, सॉरी कुछ वॉल्यूम छूटेगा तो कुछ कवर हो जाएगा एक्स्ट्रा, बता चुके हैं पिछले क्लास में, है ना। तो इसका थिकनेस कितना लेंगे, dy ना कि dx। लेकिन पिछले वाले में मास सिर्फ किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, सरफेस पे, इसीलिए क्या लिए, dx, याद आ रहा है। वहां पे ये नहीं था कि अंदर भी मास था, समझ में आ रहा है। चलो तो y दूरी पे चले गए, ये एंगल मान लो थीटा, है ना, एक डिस्क है ना, इसका रेडियस क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, अभी तुरंत निकाल चुके हैं, r/y बराबर tan थीटा, तो r बराबर y tan थीटा, अरे होगा। तो इस डिस्क में देखो, इस डिस्क में एरिया कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, और थिकनेस dy, तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा,
अरे है ना, तो डी वी बराबर पाई आर स्क्वायर डी वाई, पाई आर स्क्वायर डी वाई। तो डीएम रो डी वी, इस छोटे से डिस्क का, एलिमेंटल डिस्क का मास क्या हो जाएगा, रो डी वी। तो डीएम बराबर रो पाई, आर स्क्वायर का वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, टेन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, अरे वाई स्क्वायर हो जाएगा ना, डी वाई। ये हो गया आपका डीएम, क्या हो गया डीएम। इस डीएम के सेंटर ऑफ मास, सॉरी इस डीएम को इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट से रिप्लेस कर सकते हैं। कहां है इसका सेंटर ऑफ मास, वाई पे, अरे वाई पे, अरे है ना, तो वाई सी एम बराबर वाई से मल्टीप्लाई करोगे डीएम को, इंटीग्रेशन वाई डीएम, इंटीग्रेशन वाई डीएम, तो यहां पे एक क्यू आ जाएगा, और इसको कांस्टेंट टर्म को के मान लें, के वाई क्यू डी वाई बाय इंटीग्रेशन डीएम का इंटीग्रेशन है ना, के वाई स्क्वायर डी वाई, वाई का वैल्यू 0 से h, के से के मर गया, ये हो जाएगा एच क्यू, सॉरी एच 4/4 डिवाइडेड बाय एच क्यू बाय 3, तो ये हो जाएगा 3/4 h, यहां से आ जाएगा 3/4 h, तो यहां से आ जाएगा h/4, क्या आ जाएगा h/4, अरे आएगा पक्का, ठीक है, वेरी गुड, ताली मनीष के लिए ताली हो जाओ। चल उससे पहले एक सवाल करो, एक सवाल ये है कि सिंपल सा एक रॉड है, ध्यान से देखना, एल लेंथ का रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है ना, ये जमीन है, ठीक है, जमीन पे खड़ा है, इसको किसी भी तरह से बांध दिए, ठीक है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, यहां भी ये स्लिप लिप नहीं कर रहा, रॉड का लेंथ है एल, ठीक है, ये एंगल है थीटा, ठीक है, इस लेवल को, ग्राउंड लेवल को मानना है जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लेवल, कहां मानना है, ग्राउंड पे, है ना, कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हम अपनी मर्जी से कहीं मान सकते हैं, तो यहां कहां मान लिया जीरो, ग्राउंड पे, और इस रॉड का मास क्या है, m मान लेना, है ना, यूनिफॉर्म रॉड है, कैसा रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, तो बताओ इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड, 2 मिनट का टाइम है बस, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड। सिंपल सा फंडा है, झूठ मूठ में परेशान हो रहे हो, हम जानते हैं कि कोई भी मास अगर जमीन से h हाइट ऊपर है, तो इस मास का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, अगर इसको 0 मान ले तो वो हो जाता है mgh, अरे जानते हैं ना, तो ऐसा करते हैं, यहां से x दूरी पे एक dx का एलिमेंट काट लेते हैं, अरे है ना, उस एलिमेंट का छोटा सा मास dm, dm क्या होगा, तो dm हो जाएगा m/l dx, अच्छा यहां से x दूरी पे क्या है, रॉड क्या लॉन्ग, तो इसका हाइट क्या हो जाएगा इस छोटे से टुकड़े का, ये अगर x है तो ये हो जाएगा x साइन थीटा, अच्छा थीटा वेरी नहीं कर रहा, थीटा कांस्टेंट है, अरे है ना, तो इस छोटे से मास का जो छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा प्यारा सा, एज्यूमिंग दिस टू बी जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये आ जाएगा आपका मास mgh, अरे होगा, तो पूरे रॉड का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, x का वैल्यू कहां से कहां लोगे तो पूरा रॉड कवर हो जाएगा, 0 से l, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा आपका m/l g साइन थीटा,
मल्टीप्लाइड बाय एल स्क्वायर बाय 2, तो ये आ जाएगा m बाय एम जी एल बाय 2 साइन थीटा, एम जी एल बाय 2 साइन थीटा, है ना। अच्छा, सिंपली इस रॉड को अगर इसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर देते, ध्यान से सुनना, इस रॉड को इसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर देते, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होता, L बाय 2 पे। मान लेते कि सारा मास यही है, बाकी रॉड वॉड कुछ है नहीं, तो ये L बाय 2 होता, तो इसका हाइट जमीन से कितना हो जाता, साइन थीटा। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता, एम जी हाइट। ये तो वही आ रहा, अरे आ रहा ना, आ रहा है ना। दैट मीन्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बॉडी कैन बी रिप्लेस्ड बाय इट्स सेंटर ऑफ मास। अरे प्रूफ कर दिए, प्रूफ कर दिए, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बॉडी कैन बी रिप्लेस्ड बाय इट्स सेंटर ऑफ मास। अगला वो केस जहां पे बॉडी को उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस किया जा सकता है, समझ में आया, अरे समझ में आया। तो पहला सिचुएशन आया था फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बॉडी कैन बी रिप्लेस्ड बाय सेंटर ऑफ मास। दूसरा, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बॉडी कैन बी रिप्लेस्ड बाय इट्स सेंटर ऑफ मास। अगर थोड़े से समझदार आप होते तो आपको एक चीज दिख जाता, जहां जहां पोजीशन के साथ लीनियर रिलेशन दिखेगा, जिस जिस चीज में, चाहे सेंटर ऑफ मास हो खुद, तो पोजीशन के साथ लीनियर रिलेशन है, इसलिए वहां बॉडी को उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी में देखो लीनियर रिलेशन है, अरे एम जी एच, एच स्क्वायर नहीं एम जी एच है, इसलिए रिप्लेस हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी में नहीं होता है, क्योंकि वहां स्पीड का स्क्वायर है, और स्पीड को अगर आप सोचो तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ना, तो वेलोसिटी क्या है, डी वी बाई डी टी का स्क्वायर, सॉरी वेलोसिटी डी आर बाई डी टी, तो पोजीशन का लीनियर फंक्शन नहीं। समझ में आया, चलो, अरे समझ में आया। लेकिन ये मोमेंटम में हो जाता रिप्लेस, क्यों, लीनियर, अरे है ना। चलो, तो जल्दी से लिख लो इसको। अच्छा, यहां पे एक होमवर्क लिख लो, है ना, कि एक डिस्क क्या है, इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है, पतला सा डिस्क है, मतलब इसमें सारा मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, अरे मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सरफेस पे, अरे होगा ना। इसमें से हम क्या किए, ये आर रेडियस का डिस्क था, कितने का, आर, इसमें से हम आर बाई 2 का एक छोटा सा डिस्क, ये जो है ना, ये काट लिए, ये काट दिया, तो बताना इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। ठीक है, डिस्क था आर रेडियस का, उसमें से एक कहां से काटे वो भी आपको दिख रहा है ना, मतलब जितना पार्ट ऊपर है उतना ही नीचे है, मतलब ये जो कटा हुआ हिस्सा है इसका सेंटर भी इसी लाइन पे है, ठीक है। और इसका रेडियस क्या है, आर बाय 2 का एक छोटा सा डिस्क काट दिए, ठीक है। तो अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, अच्छा कम से कम ये बता सकते हो लोकेशन वाइज कहां होगा, थोड़ा सा आइडिया, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, सेंटर पे, देखो जब यहां होता ना, अच्छा होगा तो इसी लाइन पे होगा, क्योंकि इस लाइन से ऊपर जैसा इस लाइन से नीचे भी वैसा ही है ना, तो हमेशा रट मत लेना, वाई जो होता है ना सिमेट्री होता है वाई पे, गधा, जैसा यहां है वैसा यहां है, जैसा इधर वैसा इधर नहीं है, गधा, जैसा यहां वैसा
यहां, अब यहां से थोड़ा मास हट गया। अच्छा, जब ये मास था तो सेंटर मास कहां था? सेंटर पर। ये मास हट गया तो सेंटर मास किधर शिफ्ट होता है? भारी वाले की तरफ। मतलब यहां से मास हटा तो ऑब्वियसली ज्यादा मास इधर होगा, ये कहीं इधर आ जाएगा, थोड़ा सा इधर आ जाएगा। अरे आ जाएगा, आ जाएगा पक्का। इसी में एक अच्छा सा सवाल है कि एक ही मटेरियल से बना हुआ दो डिस्क है, वर्मा में देखना, एक डिस्क है और एक स्क्वायर प्लेट है ऐसे रखा हुआ, और दोनों सेम मटेरियल से बना हुआ। सेम मटेरियल से बना हुआ मतलब डेंसिटी क्या होगा? सेम। पतला है मतलब थिकनेस नहीं है, सारा मास कहाँ है? एरिया पे। तो बोलता है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? अब बच्चा सोचता अच्छा सेम मटेरियल से बना, बराबर बराबर मास, तो बीच में सेंटर ऑफ मास। गलत। डेंसिटी सेम है तो इसका मास ज्यादा होगा, क्योंकि ध्यान से देखो तो ये भी इसी स्क्वायर प्लेट से कट के निकला। अरे कट के निकला है तो मास किधर होगा ज्यादा? इधर। मतलब अगर ऐसे लॉजिकली सोचो, इसका सेंटर ऑफ मास यहां, इसका और इसका सेंटर ऑफ मास यहां, लेकिन इसका मास ज्यादा। अगर बराबर बराबर होता तो यहां होता, इसका मास ज्यादा तो ये स्क्वायर प्लेट पे लाई करेगा, है ना। अच्छी बार में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि सेंटर ऑफ मास विल लाई इन सर्कुलर प्लेट, लाई ऑन स्क्वायर प्लेट, लाई ऑन द एज ऑफ द टू प्लेट्स। समझ में आया? अरे समझ में आया? तो जो बनाने वाला वो बैठ के बनाएगा पहले, उसका भी आंसर वही आएगा, है ना। जो समझदार है वो सीधे बोलेगा। समझ में आया? पक्का? लिख लो सब जल्दी से, ये होमवर्क क्वेश्चन है, कोई दिक्कत? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, तो लिखो यहां तक। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट फिर आज यहीं रोकते हैं, फिर धीरे धीरे देते रहेंगे होमवर्क, है ना। अब थोड़ा सा फिर से एप्लीकेशन वाले पार्ट पे। ध्यान से देखो, थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं वापस, है ना। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, सिस्टम थोड़ा सा जल्दी जल्दी सबको रिवाइज कर लेते हैं। ये क्या था? सिग्मा एम आई वी आई, इंडिविजुअल मोमेंटा का सम। सबका मोमेंटा जोड़ दो, मोमेंटम का प्लूरल होता है मोमेंटा, ठीक है। उसके बाद आया था कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, किसका? COM या CM सिंपली, तो दिक्कत? या नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अच्छा से समझ में आएगा एक्सटर्नल, कोई दिक्कत? अच्छा, पोजीशन वेक्टर तो निकाल चुके थे, ये क्या था? सिग्मा एम आई, और वेलोसिटी वेक्टर क्या आएगा? कहाँ है मेरा दिमाग, कहाँ है मेरा दिमाग? सिग्मा एम आई, अरे होगा। तो यहां से ये भी प्रूफ हो जाता है कि टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कम्स आउट टू बी द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अरे यहां से आ जाएगा ना, दिस ऑल्सो इंप्लाइज मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज बेसिकली इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो यहां से बच्चों के दिमाग में गलत कंफ्यूजन आता है कि काइनेटिक एनर्जी भी मस्त ऐसे लिख देंगे, है ना, बट वो गलत है, बता चुके हैं ना। एग्जाम्पल, पंखा, घूमता हुआ पंखा जिसमें काइनेटिक एनर्जी है प्लस, लेकिन उसका मोमेंटम क्या है? 0, है ना। और ये फॉर्मूला पे लगा दोगे कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv/cm का स्क्वायर, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जल्दी बोलो। ठीक है, इसका मतलब है
कि अगर हम बोलें कि सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो, क्या है, जीरो है, तो इसका क्या मतलब कि सिस्टम के हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, सिस्टम के हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, है ना। एक घूसा मारेंगे, हम बिल्कुल नहीं बता सकते हैं कि सिस्टम के हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पक्का जीरो रहा होगा, है ना, है ना, है ना। इसके जीरो होने के लिए हर किसी को जीरो होना जरूरी नहीं है, ये आपस में मिलके भी जीरो बना रहा है तो काम चलेगा। कैसे हो सकता है, मान लो बराबर बराबर मास का दो पार्टिकल, एक इधर एक्सेलरेट कर रहा है, एक इधर एक्सेलरेट कर रहा, तो इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। m1a1 निगेटिव और m1a1 पॉजिटिव, समझ में आया, अरे है ना। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, दैट मीन्स acceleration of all the particles of the system are zero, true या false, false. What does this means, this implies ACM is zero, है ना। this does not imply कि A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर जीरो, बिल्कुल नहीं, ये ऐसा इंप्लाई नहीं करता। समझ में आया, समझ में आया। जस्ट लाइक सिग्मा एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डीपी सिस्टम बाय dt, डीपी सिस्टम बाय dt। व्हाट डज दिस मीन कि अगर सिग्मा एफ एक्सटर्नल जीरो है, सिग्मा एफ एक्सटर्नल जीरो है, दिस इंप्लाइज डीपी सिस्टम बाय dt क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स कि मोमेंटम इज जीरो, है कि नहीं है। इसका क्या मतलब है, मोमेंटम जीरो है, नहीं, इसका मतलब है मोमेंटम कांस्टेंट है। अरे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, हाँ वो जीरो भी हो सकता है, बट दिस डज नॉट ऑलवेज इंप्लाई कि मोमेंटम जीरो होगा। मतलब अगर सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सिस्टम के हर पार्टिकल का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, ट्रू या फॉल्स। अगर सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सिस्टम के हर पार्टिकल का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। अगर सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, सिस्टम का, ना कि सिस्टम के हर पार्टिकल का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। देखो here we are talking about the momentum of the system, not the individual momentas of particles। समझ में आया, अरे समझ में आया। यानी अगर सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सिस्टम का मोमेंटम जीरो होगा, और इसका यह भी मतलब होगा कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। या इसका यह भी मतलब है कि सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट होगा, बट इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हर पार्टिकल का मोमेंटम कांस्टेंट होगा। अरे समझ में आया कि ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, m2 v2 भी कांस्टेंट हो जाएगा, ना ना ना। अरे समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ हम लोग जा रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा, बस हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से यहां तक की सारी बातों को लिखें। चलो, तो मतलब अगर सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, मान लो नेट एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट है, व्हाट डज दिस मीन, उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, है ना। समझ में आया, पक्का, ठीक है। ये सारा चीज नोट डाउन कर लिए थे अच्छे से। चलिए एचसी वर्मा, एग्जांपल नंबर 8, सेंटर ऑफ मास और मोमेंटम, चैप्टर 9। हाँ एग्जांपल नंबर 8 करो ना। ट्राई करो एग्जांपल नंबर 8।
देखो बोल रहा है कि मास जो है मास दिया हुआ नहीं है ना, लेकिन वो टूटता किस रेशियो में है 1:3। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा होगा 4 kg का मास ले ले। m मास भी लोगे तो चलेगा, है ना। न्यूमेरिकल थोड़ा आसान दिखे इसलिए हम 4 kg का मास ले लेते हैं। तो 1:3 में टूटेगा, यानी एक 1 किलो और एक 3 किलो, और इसीलिए 4 किलो लिए। अगर नहीं मन हो तो 4m ले लो, तो 3m और m में टूटेगा, है ना। चल तो देखो इसको फिर से एक बार करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन से भी, ठीक है, बट अभी उसकी जरूरत नहीं है, उसके बिना भी किया जा सकता। मान लो इसको फेंके, कैसे फेंके, 37 डिग्री पे फेंके, कितने से फेंके, 100 मीटर पर सेकेंड से फेंके। मान लो ये टूटता फूटता नहीं, ये पार्टिकल सीधा सीधा चलता तो ये कुछ ऐसे चलता। क्या बोला था मनीष, क्या हुआ, ठीक तो है, हाँ 37 ही है। चल तो 37 पे फेंका गया तो ऐसा कुछ जाता, कितना दूर जाता है ये बताओ। हाँ फॉर्मूला रटा हुआ है ना, चल गधा। ये सबसे बेटर है 2ux u/g, तो ये हो जाएगा 100 cos 37, 60 की 80 और ये 60, तो ये हो जाएगा 2 × 80 × 60/10, तो कितना आ जाएगा, 8 6 का 48 दूनी 960 मीटर जाता, ठीक है, 960 मीटर जाता एक्स में कितना जाता, 960 मीटर। अच्छा बोला कि यहां पे टूट गया, यहां पे टूट गया दो हिस्से में, 1 kg और 3 kg, 1:3, और छोटा वाला टुकड़ा यहीं गिर गया, ठीक है। बोलता है रेस्ट पे आ गया, तो रेस्ट पे आ गया तो वो हवा में थोड़ा अटका रहेगा, रेस्ट पे आ गया तो रुकेगा तो नीचे गिर जाएगा सीधे, है ना, कम्स टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट, है ना, वहीं रेस्ट पे आ गया। जैसे ऐसे जा रहा था, बम फटा अंदर समझो, छोटा टुकड़ा वहीं गिरेगा। तो बड़ा वाला टुकड़ा कहां गिरेगा, बड़ा वाला टुकड़ा कहां गिरेगा। अच्छा ये जो फटा या टूटा, ये बाहर के फोर्स के कारण हुआ होगा कि इंटरनल फोर्स के कारण, इंटरनल फोर्स के कारण, ठीक है, ब्लास्ट वगैरह ये सब इंटरनल, है ना। ध्यान से देखो तो इस सिस्टम पे पहले भी एक्सटर्नल फोर्स mg लग रहा था और टूटने के बाद भी mg ही लग रहा, बाहर वाले फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, सिस्टम मतलब दोनों टुकड़ा अलग होने से पहले, अलग होने के बाद, तो हमेशा फोर्स तो mg ही लग रहा था ना। तो इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जो पहले था बाद में भी वही होगा, हो रहा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो वही है ना जो पहले था, मतलब इसका पाथ जैसे पहले होना चाहिए था, अब भी इसके सेंटर ऑफ मास का पाथ वही होगा। इंडिविजुअल पार्टिकल इधर उधर भाग सकते हैं, लेकिन चूंकि एक्सटर्नल फोर्स में कोई फर्क नहीं आया है तो सेंटर ऑफ मास के मोशन में कोई फर्क नहीं आएगा। यानी ये पार्टिकल यहां गिरा, दूसरा पार्टिकल कहीं और गिरा, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास अभी भी इसी रास्ते चल रहा होगा, इसका सेंटर ऑफ मास अभी भी इसी रास्ते चल रहा होगा। सर मास तो कुछ है ही नहीं, अरे सेंटर मास तो एक मैथमेटिकल पॉइंट है, समझ में आया। अच्छा ये जब यहां आता तो दोनों टुकड़ा का y कोऑर्डिनेट एक साथ 0 होता, अभी भी एक साथ 0 होगा, मतलब ये टुकड़ा जब यहां गिरेगा तभी दूसरा टुकड़ा भी जमीन पे गिर रहा होगा उसी टाइम पे। नहीं समझ में, अगर नहीं फटा होता तो ये दोनों टुकड़ा एक साथ जमीन पे आता, एक्सटर्नल फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अभी भी एक टुकड़ा जिस टाइम पे जमीन को टच करेगा उसी टाइम दूसरा टुकड़ा जमीन को टच करेगा, ताकि उनके सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट 0 हो उसी समय पे जब होना था।
समझ में आया? अरे इसके y के मोशन में कोई फर्क नहीं आएगा सेंटर ऑफ मास के y के मोशन में। तो मान लो ये टुकड़ा जमीन पे आ गया और ये हवा में है, मान लो, तो इसका सेंटर ऑफ मास कुछ ऐसे लाई करेगा, ध्यान से सुना, इसका सेंटर ऑफ मास कुछ ऊपर लाई करेगा जमीन से। अरे 2 पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास उसी लाइन पे लाई करता है ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास जमीन से कुछ ऊपर लाई करेगा। ऊपर लाई कर गया मतलब इसका y कोऑर्डिनेट 0 नहीं हुआ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अरे क्योंकि सेंटर ऑफ मास के मोशन में कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो सेंटर ऑफ मास का जब y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो उसी समय दोनों टुकड़ा जमीन पे आ जाएगा, आएगा मतलब ये जब यहां आएगा तो ये यहां कहीं मान लो आएगा, ताकि इनका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं हो। अरे ताकि इनका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं हो। और मेरे हिसाब से तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर ये m है और ये 3m है, कितना है 3m, तो सेंटर ऑफ मास किधर होता है 3m के पास होता है। रेशियो क्या होगा 3:1, अरे है ना, तो ये है r/2, तो ये क्या हो जाएगा x, तो हम लिख सकते हैं r/2 बटा x बराबर 3/1, खत्म। यही सॉल्यूशन है इसका। हर पॉइंट डिस्कस कर दिए, हर पॉइंट डिस्कस कर दिए, समझ में आया? चूंकि एक्सटर्नल फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा है तो सेंटर ऑफ मास के पाथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जैसा होना चाहिए था वैसा ही होगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास अभी भी उसी पैराबोला पे गया होगा, वहीं गिरा होगा, कहाँ r दूरी पे गिरा होगा। अरे गिरा होगा ना, r तो कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी। अब बोला एक टुकड़ा यहां गिर गया तो दूसरा टुकड़ा ऐसे गिरेगा कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहां लाई कर जाए। और ये 2 पार्टिकल सिस्टम से हम सीख चुके हैं, ये दूरी क्या होगा उनके मास के इनवर्स रेशियो में होगा, तो r/x बराबर 3:1। अरे क्योंकि ये भारी मास है ना तो सेंटर ऑफ मास इधर करीब रहा होगा, ठीक है। और ये दूरी पता है r/2, क्योंकि वो हाईएस्ट पॉइंट पे शायद टूटा, कहाँ टूटा, हाँ हाईएस्ट पॉइंट पे टूटा, खत्म। समझ में आया? पक्का? तो नोट करो, शकल मत देखो। रुडोव का 1.153 का B, ठीक है, 4 से 5 मिनट का टाइम है, ट्राई करो। चलो, इसका फर्स्ट पार्ट अगर आपको याद होगा तो बोला था कितना दबाएं कि ये जमीन छोड़ दे, है ना। तो कितना आया था आंसर 3mg/k, पलट के देखो, है ना 3mg/k। और ये बोला कि अब की बार उसको 7mg/k दबा रहे हैं। कितना दबा रहे हैं? तो दैट मीन्स वो पक्का उसको जमीन भी छुड़वाएगा और उठाएगा भी अपने साथ, है ना। अच्छा, दोनों के अलग अलग मोशन को अगर आप पढ़ोगे ना जमीन से उठने के बाद तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि तब mg भी काम कर रहा होगा और स्प्रिंग फोर्स भी काम कर रहा होगा। लेकिन अगर उन दोनों को सिस्टम ले लो, ध्यान से सुनना, पहले बता रहे हैं एक आइडिया, उन दोनों को अगर आप एक सिस्टम ले लो तो उस सिस्टम पे एकमात्र फोर्स लग रहा है 2mg। अरे mg और mg, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या है 2mg, और उस 2mg को उसका मास से डिवाइड करो 2m से, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जमीन छोड़ने के बाद कितना हो जाएगा g, नीचे की तरफ। सिस्टम चाहे जैसे ऑसिलेट करके ऊपर उठ रहा हो, ऐसे जमीन से छोड़े तो हो सकता है वो ऐसे 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 करके ऊपर उठ रहा हवा में, लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा। उसका सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा, और वो एक्सेलरेशन कितना होगा g, किधर नीचे। क्योंकि जैसे ही जमीन छोड़ेगा, देखो जमीन छोड़ने से पहले उस पर नॉर्मल भी लग रहा है, जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है नॉर्मल, ऊपर से kx, नीचे से नॉर्मल और mg, है ना। और जब तक जमीन नहीं छोड़ा तो आपस में बैलेंस हो रहा होगा, और उस पर आएंगे, परेशान नहीं होना। लेकिन जैसे जमीन छोड़ा तो सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स एकमात्र क्या हो गया, g कोई फोर्स होता है 2mg, और उसको उसका मास से डिवाइड करो 2m, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा g, किधर नीचे की तरफ। अरे आएगा, चलो। तो इसको 2 पार्ट में सॉल्व, अच्छा बोला कि इसका सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर जाएगा, है ना, कितना ऊपर जाएगा। तो इस सवाल को 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट होगा जमीन छोड़ने से पहले तक की कहानी, ठीक है, और फिर दूसरा पार्ट होगा जमीन छोड़ने के बाद की कहानी।
अबे नीचे वाले ब्लॉक के लिए, ऊपर वाला तो कभी जमीन पे नहीं आ रहा। वो बोला सर वो तो जमीन पे आया ही नहीं, तो छोड़ा कब, स्पेस में चला गया। हाँ चल, तो एक तो नेचुरल लेंथ हो गया, एक जो ये ब्लॉक रखा हुआ है नेचुरल लेंथ तो सबसे इंपॉर्टेंट है, याद आ रहा। एक तो ये ब्लॉक ऐसे है जमीन, ठीक है। अच्छा यहां से कितना नीचे लाया है, जल्दी बोलो, 7 mg/k। ये कितना नीचे दबा के छोड़ा है, mg/k। अच्छा जमीन कब छोड़ेगा, ये जस्ट छोड़ने वाला होगा उस समय ये ब्लॉक mg/k ऊपर जा चुका होता है, अरे है ना। जब mg/k चला जाएगा तो नॉर्मल 0 हो जाएगा, अरे होगा। पिछला सवाल देखो ना, और सिंपल से ऐसे देखो ना, ये mg/k ऊपर जाएगा तो इस पे फोर्स mg लगेगा और नीचे mg लग रहा, mg/k खींचा है ना स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से, तभी तो इस पे भी फोर्स लगेगा kx, यानी k mg/k, तो बचेगा mg। अच्छा लेकिन अगर इसको सिर्फ 3 mg/k दबाते, ध्यान से सुनो, इसको 3 mg/k दबाते तो ये mg/k पे जाके इसका रफ्तार 0 हो जाता। सॉल्व किए थे, याद आ रहा। अब की बार रफ्तार 0 नहीं होगा, ये तो और ऊपर ले जाएगा ना। अरे उसी सवाल का अगला पार्ट है कि नहीं, मतलब ये ऊपर ले जाएगा, मतलब अभी भी इसके पास वेलोसिटी होएगी, अरे होगी ना। चलो तो यहां मान लो वेलोसिटी v1 है, ये स्पीड v1, कोई दिक्कत। अच्छा यहां से लेके यहां तक में सिर्फ ये ब्लॉक मूव किया तो डिस्प्लेसमेंट जो सेंटर ऑफ मास का होगा, हम सिस्टम किसको ले रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट सिर्फ किसके मोशन के कारण होगा, इसके मोशन के कारण। अच्छा ये टोटल कितना मूव किया है, तो 7 mg/k प्लस mg/k, टोटल कितना मूव किया है, 8 mg/k, अरे किया है ना। अच्छा याद करो पोजीशन वेक्टर होता है m1 r1 प्लस m2 r2, अगर दो ही पार्टिकल है, बटा m1 प्लस m2। अरे हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, अरे होगा m1 इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 प्लस m2 इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय m1 m2। अच्छा ये y में मूव कर रहा है, 1 डायमेंशनल मोशन है, तो डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा y से डिनोट कर सकते हैं, अरे कर सकते हैं ना। अच्छा ये पहला पार्ट है, यहां से लेके यहां तक के सिचुएशन को हम पहला पार्ट बोल रहे हैं, और इस दौरान जो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको बोलते हैं डेल्टा y1। क्या बोलते हैं, डेल्टा y1 फर्स्ट पार्ट में। और फिर जब ये भी जमीन छोड़ देगा तब जो सिचुएशन होगा उसको आगे डील करेंगे, है ना। तो इतने देर में सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर गया होगा, सिर्फ इसके ऊपर जाने से भी सेंटर ऑफ मास ऊपर जाएगा, अरे जाएगा ना। चलो तो सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर गया होगा, डेल्टा y1 बराबर m1 8 mg/k प्लस m2 इंटू 0, दूसरा तो उठा ही नहीं, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो डेल्टा y1 क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, अरे गधा, 4 mg/k बाय 2m, तो ये बचेगा 4 mg/k, एक m बाहर भी है, अरे है ना, है भगवान, अरे m से m कटेगा और 2 से 8 कटेगा तो 4 बचा, खत्म। मतलब ये ब्लॉक जब यहां से मूव करके यहां आया तो इतने देर में सेंटर मास कितना ऊपर गया, 4 mg/k। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं होगी। अच्छा आप में से बहुत आदमी पूछ सकता है कि सर यहां पे वो वाला इक्वेशन क्यों नहीं लगा दिए कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ जाता तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते उससे, अरे है ना। नहीं लगा सकते, बहुत टफ होगा, लगा सकते हो बट टफ कैसे होगा, ध्यान से देखना। इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या क्या हो जाएगा, mg और एक नॉर्मल, और ये नॉर्मल बड़ा खतरनाक है। कैसे खतरनाक है, ध्यान से देखो। मान लो अभी स्प्रिंग x दबा हुआ, कितना दबा हुआ है, x, तो इस पे देखो स्प्रिंग दबा हुआ है तो इस पे स्प्रिंग फोर्स kx, नीचे से नॉर्मल n, नीचे mg,
तो ये एन एक्स का फंक्शन हो जाएगा। एन इक्वल टू के एक्स प्लस एम जी। अब जैसे जैसे ये एक्स कम होगा वैसे वैसे एन कम होगा। जब ये नेचुरल लेंथ पे आएगा तो नॉर्मल एम जी के बराबर होगा, और जब नेचुरल लेंथ को क्रॉस करेगा तो जाके नॉर्मल 0 हो जाएगा। अरे समझ में आया? तो ये 7 mg बाई के से लेके 7 mg बाई के से लेके नेचुरल लेंथ तक जो नॉर्मल है वो कैसा हो जाएगा? वेरिएबल। और अगर ये एक्सटर्नल फोर्स वेरिएबल हो गया तो इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी वेरिएबल हो जाएगा। अरे हो जाएगा, हो जाएगा ना? फिर सॉल्व करते रहो, है कि नहीं? तो उससे बेहतर है कि सिर्फ एक के मोशन को अज्यूम करें, एक ही मोशन कर रहा तो सिंपली सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब जब ये यहां से उठेगा, ठीक है, इसका मोशन काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास बड़े प्यार से ए एक्सेलरेशन से चल रहा हो, वो बड़े प्यार से ए एक्सेलरेशन से चल रहा हो। कोई दिक्कत? उस पर बाद में आते हैं। यहां तक की कहानी समझ में आई अच्छे से? कोई तकलीफ? चलो, तो यहां तक मैं सेंटर ऑफ मास अपने जगह पे मान लो था, कुछ यहां था, ठीक है, यहां से कितना उठ गया है, अब सेंटर ऑफ मास यहां कहीं आ गया, ठीक है, तो कितना उठ गया है? अभी रुकेगा नहीं, ये भी और ऊपर जाएगा, लेकिन अब दोनों मूव करेगा, अब दोनों मूव करेगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। चलो आगे बात करें। ये V निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो। कहां से आएगा? एनर्जी कंजर्वेशन से, और सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन से V आ जाएगा। तो देखो यहां पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? हाफ के इंटू 7 mg बाय के का होल स्क्वायर, और इसको मान लो 0 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और 0 स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी निगेटिव में होगा, -mg इंटू 7 mg बाय के, और काइनेटिक एनर्जी तो 0 है। जब ये ऊपर चला गया तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई mg इंटू mg बाय के इंटू, अरे mgh हाइट क्या है? mg बाय के प्लस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी mg बाय के का होल स्क्वायर प्लस हाफ mv1 स्क्वायर। अरे होगा, अरे होगा, ये इक्वेशन सही से लिखना थोड़ा। इस इक्वेशन में कोई दिक्कत है? नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन से आया। अब आप बोलोगे सर एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाए? नॉर्मल तो एक्सटर्नल फोर्स है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका वर्क 0 है यहां से लेके यहां तक। अरे हाँ ना बोल, पक्का? तो सॉल्व करो, इसमें से किसके लिए सॉल्व करोगे? V1 के लिए। जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से। बड़ा बेशरम है। चल, तो देखो हम हर सिचुएशन बस ऐसे ड्रॉ करके आपको थोड़ा सा दिखाना चाह रहे हैं। ये इनिशियल सिचुएशन था, मान लिया इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ के बीच में रहा होगा। फिर ये फाइनल सिचुएशन था, अभी जमीन नहीं छोड़ा, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कहीं आ चुका होगा, तो कितना ऊपर गया सेंटर ऑफ मास? 4 mg बाय के। अब इसका रफ्तार क्या है, जल्दी से बताओ। ये कितना आया? V1, V1 आया 4g √2m बाय के। गुड, ठीक है। अब ये भी जमीन छोड़ेगा, ये भी जमीन छोड़ेगा, दोनों, सॉरी ये तो छोड़ चुका, दोनों चलेगा, चलेगा। अच्छा, यहां पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? m1v1 प्लस m1v1 प्लस m2v2 बाई 2 m। अच्छा, अब ये जैसे जमीन छोड़ देगा तो एकमात्र एक्सटर्नल फोर्स कौन हो जाएगा? ग्रेविटी। अरे होगा। अच्छा, ये अलग अलग ब्लॉक कब रुकेगा ये हमको नहीं पता करना, हमको बताना कि इसका सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर जाएगा, है ना? दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास ऊपर जाना कब बंद करेगा? वेलोसिटी 0 हो जाएगा।
अच्छा, सेंटर ऑफ मास का मोशन सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करता है? अरे करता है ना। सेंटर ऑफ मास का मोशन सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करता है कि नहीं? तो कितना मस्त हो गया, अगर हमको यहां पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता है, यहां पे हमको वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है ना, तो क्या हम ये नहीं बता सकते कि सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस हुआ होगा? अरे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax या ay होगा। अच्छा, यहां पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v1 नहीं है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है m1 v1 प्लस m2 v2 बाय m1 प्लस m2। तो यहां पे अभी जब ये जस्ट जमीन छोड़ रहा है, तो इस समय जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है उसको बोल देते हैं यूसीएम, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। ये कितना हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 बाई 2m। सॉल्व करोगे तो v1 बाई 2 आ जाएगा सीधा और v1 कितना है, ये है, तो बचेगा 2g अंडर रूट 2m बाय k। अरे है, और ये कब रुकेगा, जब सेंटर ऑफ मास कुछ ऊपर जा चुका होगा। अच्छा, इससे पहले भी सेंटर ऑफ मास कुछ ऊपर आ चुका, तो अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का दूसरा पार्ट, डिस्प्लेसमेंट का दूसरा पार्ट। तो अच्छा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0। तो अब हम इक्वेशन लिख सकते हैं VCM का स्क्वायर बराबर UCM का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, और यहां 2 लगा देते हैं। स्क्वायर मत समझना इसको, ये सेकेंड पार्ट का डिस्प्लेसमेंट है ना, समझ में आया? तो ये हो गया 0। अच्छा, एक्सेलरेशन कितना सेंटर ऑफ मास का, -g, नीचे को माइनस लेके चलोगे ना, -g बराबर UCM का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 4g स्क्वायर और यहां से 2m, तो आ जाएगा कितना, 8g स्क्वायर m बाय k प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू डेल्टा y 2, जो सेकेंड पार्ट का डिस्प्लेसमेंट है ना। बस 2 पार्ट में तोड़ दिए हैं कहानी को। चल, ये g से g कटेगा, अरे कटेगा, और इधर आएगा तो माइनस साइन भी चला जाएगा, ये 2 से 4 बार में अरे होगा, तो डेल्टा y2 कितना हो गया, 4mg बाई के। अरे आएगा, पहले पार्ट में भी कितना आया था, 4mg बाई के। तो टोटल कितना डिस्प्लेस होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट पार्ट प्लस डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड पार्ट। अब तो कुछ नहीं भैया, जोड़ना है ना, यहां से 4mg बाई के ऊपर गया और पहले 4mg बाई के आया था, यानी ओरिजिनल पोजीशन से कितना ऊपर गया, 8mg बाय के। अब बोल रहे हैं 8mg बाय के, तो बोला 4mg बाय के। ये भी सेंटर ऑफ मास का ही डिस्प्लेसमेंट है, अलग अलग ब्लॉक का नहीं जानते हम, है ना, अलग अलग ब्लॉक का नहीं जानते हम, सेंटर ऑफ मास का बता रहे हैं। 5 मिनट रुको और, ठीक, ये लिखो जल्दी से। देखो 3 सवाल, ठीक है, और तीनों का जवाब एक ही है, ठीक है। तो कल तीनों सवाल को हम लोग करेंगे पहले सिंपल मेथड से, मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन से। सवाल क्या है, देखो m2m है नेचुरल लेंथ में, अभी स्प्रिंग क्या है नेचुरल लेंथ में, इसको मान लो हथौड़ा से एक छोटा सा इंपल्स दे दिए, u रफ्तार दे दिए, ठीक है, तो ये ऐसे खींचेगा, वो भी चलेगा ऐसे ऐसे, ठीक है। मेरा सवाल है स्प्रिंग मैक्सिमम कितना खींचेगा, पहला में है मैक्सिमम एक्सटेंशन, तो स्प्रिंग जब मैक्सिमम खींचेगा तो उस समय मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर रहेगी स्प्रिंग में, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो पहला में सवाल है कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, तो ये कब निकलेगा, जब आप स्प्रिंग का मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालोगे, है ना। तो पहला है मैक्सिमम पोटेंशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। दूसरा सवाल, ये बिल्कुल स्मूथ वेज है, नीचे कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसको यू रफ्तार दे दिए, तो ये आएगा, इस पर चढ़ेगा, जैसे इस पर चढ़ना शुरू करेगा ये स्लाइड करने लगेगा। क्यों, क्योंकि जैसे ये चढ़ेगा तो ये ऐसे नॉर्मल लगाएगा,
इस नॉर्मल का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जिसको कोई बैलेंस नहीं करेगा तो ये स्लाइड करेगा, ये स्लाइड भी करेगा और ये से ऊपर भी चढ़ेगा, लेकिन एक मैक्सिमम हाइट पे जाके रुक जाएगा। एक समय तो रुकेगा ना, उसके बाद ससरेगा मसरेगा हमको नहीं पता, समझ में आया? तो आपको बताना है कि ये मैक्सिमम किस हाइट तक चढ़ेगा, यानी इसमें मैक्सिमम कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होएगी। ठीक है, अगला सवाल, ये 2m का प्लैंक है, ऊपर में m मास का ब्लॉक रख के इसको u रफ्तार से फेंक दिए, नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहां फ्रिक्शन है कितना, म्यू। ठीक है, तो ये जो इस पे चलेगा तो इसके रिलेटिव चलेगा, तो यहां पे कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क कहां जाता है, हीट में, है ना। अच्छा, हमेशा चलता रहेगा कि जब दोनों का रफ्तार सेम हो जाएगा तो फिर एक साथ चलने लगेगा, जब रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो फिर एक रफ्तार से चलने लगेगा तो फ्रिक्शन बंद हो जाएगा। समझ में आया? तो जो फ्रिक्शन जब तक एक्ट कर रहा होगा तब तक एनर्जी कहां लॉस हो रही होगी, हीट में, तो मैक्सिमम एनर्जी लॉस्ट इन हीट, उसमें बताना मैक्सिमम एनर्जी लॉस्ट इन हीट, maximum potential energy achieved by the gravitational potential energy achieved by the block and maximum spring potential energy stored in the spring, तीनों का आंसर सेम है। ठीक है, ट्राई करके आना, कल नहीं मंडे को, ठीक है, मंडे को। अच्छा, कल केमिस्ट्री का क्लास कल से होगा, जिसको आना होगा आ जाना। हाँ, मैक्सिमम एनर्जी लॉस्ट इन हीट, हाँ, इतना हिंट दे दिया, आप क्या बोले।